हेलो बच्चों, एजू साइंस ऐप पर अपन बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकेंड अपन ने शुरू किया था और 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री मतलब किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात को खूब अच्छे समझाया था और कुछ अपन ने क्वेश्चंस उसके ऊपर डिस्कस किए थे, उदाहरण भी देखे थे और क्वेश्चंस भी देखे थे। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कोई भी समीकरण है, कोई भी कैसी भी समीकरण जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने एट्थ क्लास से ज्यादा अपनी समीकरण चालू हो जाती हैं। 8th में, 9th में, 10th में आप समीकरण पढ़ते आते हो, एक चर वाली समीकरण, 2 चर वाली समीकरण। जैसे देखना कहीं ऐसे लिखा हो x + 5 = 7, समीकरण तो है। अच्छा सुनो, y + 9 = 3y, समीकरण तो है। ठीक है, अच्छा आपने ऐसी पढ़ी होंगी x + y = 5, x - y = 3, ये भी दोनों मिलके एक समीकरण का निकाय तो बना रही है। ठीक है, जब ये अपने पास समीकरण होती थी तो इस समीकरण का जो हल था, इस समीकरण का हल क्या आता था, x = 2। इस समीकरण का हल क्या आने वाला है आपके पास, 3y में से y जाएगा 2y और 2y = 9, तो y = 9/2। यदि इन दोनों समीकरणों का आप हल करोगे तो आपको मिलने वाला, विलोपन से करते थे, प्रतिस्थापन से करते थे, तो x = 4 और y = कितना, 1। तो हुआ क्या कि जितनी भी समीकरण होती हैं सारी समीकरणों का हल होता है। ठीक, अब हल का मतलब क्या है, हल का मतलब यह है कि उसमें जो भी चर विद्यमान है, जो भी उसमें चर विद्यमान है उसका मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल ज्ञात करना है। समीकरण के हल ज्ञात करने का मतलब है जो भी उसमें चर विद्यमान है उसमें उसका मान ज्ञात करना है, समीकरण का हल ज्ञात करना है। यहाँ पर x था तो आपने x का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ पर y था y का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ पर x और y है तो x और y का मान ज्ञात कर लिया। और ध्यान रखना, हमेशा परतंत्र चर का मान ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र तो स्वतंत्र है, उसका मतलब ही नहीं है। परतन डिपेंडेंट कर रहा है तो परतन चर का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से आप अभी ये तो जनरल समीकरण हुई जो अपन बचपन में पढ़ते आए थे, तो प्रत्येक समीकरण का हल होता है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण का भी निश्चित रूप से कोई ना कोई हल होगा और हल निकालने की विधियां भी होंगी। जैसे आपको याद हो तो ऐसे समीकरणों का हल निकालने की प्रतिस्थापन विधि थी, विलोपन विधि थी, वज्रगुणन विधि थी और बहुत सारी विधियां थी। ठीक है, ऐसे ही अवकल समीकरण को ज्ञात करने के लिए विधियां होती हैं, तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए। लेकिन उससे पहले अपन एक छोटी सी बात पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण के हल कुछ प्रकार के होते हैं, उनको अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अवकल समीकरण का हल क्या होता है। देखो, अवकल समीकरण के हल की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि चरों का फलन संबंध या चरों का ऐसा फलन संबंध जिसमें कोई भी अवकलज ना हो तथा समीकरण को संतुष्ट करता हो। छोटी छोटी बात है, ध्यान सुनना। चर आप सब जानते हो, फलन संबंध का मतलब क्या है। जैसे अपने x और y चर होते हैं ना, जैसे y = आप fx बोलते हो, y = fx, तो फलन ही तो है। तो चरों का फलन संबंध मतलब y और x में कोई रिलेशन, या फिर जिस भी रूप में आपके पास अवकल समीकरण दी होगी उनके चरों में कोई ना कोई संबंध, रिलेशन है ना, जिसमें कोई भी अवकलज विद्यमान न हो। मतलब जो हल है उसमें कोई भी अवकलज मतलब dy/dx, d2y/d2, dqy/dx नहीं आना चाहिए तथा समीकरण को संतुष्ट करता हो। समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। अब मैं समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि dy/dx = मैंने लिख दिया cos x। ठीक है, dy/dx = cos x अवकल समीकरण है। कैसे, देखो एक तो d/ds आ रहा है, अवकलज आ रहा है इसमें, और परतन चर y है, इसमें स्वतंत्र चर x है और x के रूप में आपको कोई फलन दे रखा है। ठीक, यदि इसका मुझे हल निकालना हो, जो हल होता क्या है, जैसे y है, y एक चर है, यदि मुझे y से dy/dx पे जाना है, यदि मुझे y से dy/dx पे जाना है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यदि आपको y से dy/dx पे जाना है तो निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। ठीक, लेकिन यदि आपको dy/dx से y में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ये बात आपको सबको समझ में आती है, बचपन की बात है छोटी छोटी, कि यदि मुझे y से dy/dx पे जाना है तो मुझे अवकलन करना पड़ेगा, और dy/dx से यदि मुझे y पे जाना है वापस तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन। यहाँ जो अवकल समीकरण दी गई है वो दी गई है dy/dx के रूप में। हमें ज्ञात करना है हल, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जितने भी चर हो उनका मान, परतन चर होता है उसका मान ही क्या होता है, हल होता है समीकरण का। तो परतन चर कौन है, इसमें y है,
तो y का जब आप हल ज्ञात करोगे, मतलब y का जो मान ज्ञात करोगे, वही समीकरण का क्या हो जाएगा, हल। लेकिन एक छोटी सी बात समझने की कि y से dy अपॉन dx जाने के लिए मुझे अवकलन करना पड़ता है, और dy अपॉन dx से y में जाने के लिए मुझे समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ dy अपॉन dx है, अगर मुझे इससे y की वैल्यू निकालनी है, जो इसका हल है, वही क्या होगी आपका, इसका y की जो वैल्यू आएगी वही समीकरण का क्या होगा, हल होगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy इक्वल टू cos x और यहाँ पर कितना dx। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो समाकलन करने पर आपके पास क्या बनने वाला है, देखो, समाकलन dy इक्वल टू समाकलन cos x और dx। चलते जाओ, dy का y हो जाएगा, cos x का क्या होता है, समाकलन sin x। चलिए, और प्लस कितना आता है, c आता है। चलो, तो जो प्लस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यदि अपन मान के चले किसी केस में c इक्वल टू 0 है, तो आपके पास बचता है y इक्वल टू साइन एक्स। कोई स्पेशल कंडीशन ले रहा हूं मैं कि मान के चल रहा हूं कि c इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या बचने वाला है आपका, साइन एक्स। तो इस अवकल समीकरण का y इक्वल टू साइन एक्स से क्या है, हल है। कैसे, डेफिनेशन में देखो, चरों का फलन संबंध, चर कौन कौन से, x और y, ये रहा x ये रहा y, इनका संबंध जिसमें कोई भी अवकलज न हो, कोई भी अवकलन नहीं है इसमें, और आया इसी से ये, ठीक है, तथा समीकरण को संतुष्ट करता हो, समीकरण को निश्चित रूप से संतुष्ट करेगा। कैसे, y की जगह साइन एक्स रख के देखो आप, ये समीकरण यही तो है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यदि मैं y की जगह साइन एक्स रखता हूं तो मुझे मिलेगा d अपॉन डी एक्स। वाई की जगह मुझे क्या रखना है, साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस सी। ये देखो, साइन एक्स प्लस सी मैंने रख दिया, इक्वल टू कितने आने वाला है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और c का कितना आने वाला है, 0। तो समीकरण संतुष्ट कर रहा है ना। समीकरण संतुष्ट से कहते हैं जो वैल्यू आपके पास आई है उसको उठा के रख दो, यदि वो बराबर आ जाती है तो संतुष्ट कर रहा है। तो अपनी ये परिभाषा के हिसाब से जो भी आपके पास अवकल समीकरण होगी, उससे जो आप y का मान निकालोगे, अवकल समीकरण से जो भी आप y का मान निकालोगे, वही आपका उसका हल होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको हल के बारे में समझ में आ गया होगा। हल एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल सा फंडा है। हल जो है वो y का मान ही है, यदि y के रूप में आपके पास अवकल समीकरण दे रखी है, और यदि अपन को dy अपॉन डी तो ये दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि आपको हल ज्ञात करना है तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी आएगा थोड़ी देर में आपके पास, कि आपको वहां पर हल दे दिया जाए कि भैया y इक्वल टू साइन एक्स है, और आपसे कहा जाए कि आपको ज्ञात करना है अवकल समीकरण, ये तो आपके अवकल समीकरण है, आपको हल दे दिया जाए और आपको ज्ञात करना पड़े क्या, अवकल समीकरण। तो आप क्या करने वाले हो, हल से यदि अवकल समीकरण मतलब y से ये वाले लेके आने तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ अवकलन, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप अवकल समीकरण से हल ज्ञात कर रहे होगे तो किसी न किसी रूप में आपको समाकलन करना ही पड़ेगा। और यदि आप हल से यदि आप अवकल समीकरण पर जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको अवकलन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, अवकल समीकरण के हल भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला है वो आपका है व्यापक हल। व्यापक हल जिसको आप जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल, और प्रिमिटिव ये बोलते हो। प्रिमिटिव एक तरह से समाकल ही होता है आपका, है ना। सेकंड है आपका विशेष हल या फिर विशिष्ट हल। विशिष्ट हल या फिर इसको आप बोलते हो विशेष हल, इसको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो है विचित्र हल। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको बोलते हो सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन देखो, एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछने वाला है कि व्यापक हल किसे कहते हैं, विशिष्ट हल किसे कहते हैं, विचित्र हल कैसे कहते हैं। लेकिन जब आप आगे जाके क्वेश्चन करोगे ना, तो क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज आने वाली है कि भैया व्यापक हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, विचित्र हल ज्ञात कीजिए, ठीक। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि व्यापक हल जब आपको समझ में आएगा ना, तो उसी से आपको ये दोनों चीज समझ में आने वाली है। मतलब व्यापक हल से तो आप विशिष्ट हल पर जाने वाले हो, और विशिष्ट हल से कहाँ जाने वाले हो, विचित्र हल पर जाने वाले हो, क्योंकि इसी का एडवांस वर्जन आप कह सकते हो ये है, और इसी में कुछ कंडीशन लगा दें तो वो ये बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक एक करके अपन तीनों हलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं व्यापक हल, इसको जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल या प्रिमिटिव आप बोलते हो, ठीक है। चलो, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर, कोटि आप जानेंगे क्या होती है, सबसे अधिक बार जो अवकलन किया गया होगा वो,
यदि उसकी कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो, स्वेच्छ अचर होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो अपन अपनी तरफ से मानते हैं ना, ए बी सी कुछ भी, के एल एम कुछ भी जो मानते हैं वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो तो उसे हल का क्या कहते हैं अपन, व्यापक हल कहते हैं। मतलब जैसे कोई एक कोटि का अवकल समीकरण है, उसका जो आप हल निकाल रहे हो उसमें एक ही अचर आए तो वो व्यापक हल है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, हल आया था y इक्वल टू sin x प्लस c, तो c जो है वो एक ही तो है कांस्टेंट, एक अचर तो है, तो वो आपका व्यापक हल था। तो जितनी कोटि उतने ही यदि आपको स्वेच्छ अचर प्राप्त होते हैं हल में देखना है आपको, तो उसे आप क्या कहते हो, व्यापक हल कहते हो। ठीक है, तो यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो तो वह हल क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। लेकिन व्यापक हल की भी कुछ कंडीशन है, मतलब व्यापक हल आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट जो है नोट डाल देता हूं मैं, पहला पॉइंट ये है व्यापक हल के लिए कि जितनी कोटि होगी अवकल समीकरण की जितनी कोटि होगी उतने ही उसमें स्वेच्छ अचर आपको प्राप्त होंगे। जैसे एक कोटि का है तो एक प्राप्त होगा, दो कोटि का है तो दो प्राप्त होंगे, शायद से अपन पढ़ने वाले थोड़ी देर में भी, मतलब क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। तीन कोटि का है तो तीन प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, अवकल समीकरण, इसीलिए अपन ने कोटि और घात पढ़ी है क्योंकि हल में कोटि का बहुत ज्यादा संबंध है इसमें, जब व्यापक हल वगैरह अपन ज्ञात करते हैं जब, इसलिए अपन ने पहले कोटि और घात के ऊपर दो लेक्चर ढंग से पढ़े थे। तो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में, कोटि के बराबर संख्या में, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में क्या होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं। मतलब किसमें, व्यापक हल में। व्यापक हल में अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में क्या होते हैं, आपका स्वेच्छ अचर होते हैं। मतलब जैसे एक कोटि का है तो एक रह जाएगा, ए ले लो या सी ले लो। यदि दो कोटि का है, dy अपॉन dx स्क्वायर आ रहा है तो उसके हल में दो आ जाएंगे। कौन कौन से, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड बात यह है कि जो भी आपके पास हल होगा उसके एक से अधिक रूप हो सकते हैं। एक से अधिक रूप होने का मतलब, जैसे एक आंसर आ गया, यदि आपको याद हो तो छोटी क्लासों में जब आप समाकलन पढ़ते थे तो टीचर आपसे काफी बार ये कहते थे कि बेटा आंसर मैच जरूरी नहीं है, आपकी तरीका सही होना चाहिए और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो पीछे आंसर हो में, क्यों, क्योंकि सी को इधर उधर मानने से फर्क पड़ता था। भाई यदि किसी ने सी को उधर मान लिया RHS में तो आंसर लगाते थे, किसी ने सी को LHS में मान लिया, जो अपना कांस्टेंट नंबर होता है समाकलन करने में जो आता है, तो आंसर लगाते थे। वैसा ही यहाँ पर है, यदि इसमें अपन देखेंगे तो एक हल के या एक व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो सारे के सारे रूप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे सपोज करो एक रूप में आपके पास C और D आ रहा है, C और D दो आ गए। ठीक है, अगर उसके दूसरे रूप में एक अकेला रह गया E, तो ध्यान रखना वो C और D उस E से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो यह आपका व्यापक हल है। तो व्यापक हल किसे कहते हैं, अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर ही संख्या में स्वेच्छ अचर हो तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। dy अपॉन dx इक्वल टू cos x था, हल आया था y इक्वल टू sin x प्लस c, तो प्लस c एक अचर था क्योंकि dy अपॉन dx एक कोटि का था, इसलिए वो कैसा हल था, व्यापक हल था। आ रही बात समझ में? चलो, अब दो बातें इसमें नोट करने की थी कि अवकल समीकरण की जितनी कोटि होगी, अवकल समीकरण की जितनी कोटि होगी उसके हल में उतने ही स्वेच्छ अचर होने वाले। और दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी कि किसी भी व्यापक हल के एक से अधिक रूप हो सकते हैं और एक से अधिक रूप में जितने भी कांस्टेंट अपने पास आने वाले हैं वो कांस्टेंट एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। मतलब ये नहीं कोई नया आ जाएगा, जो पहले है उसी का रूप फॉर्मेशन होकर आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए सेकेंड है आपका विशिष्ट हल, जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, अच्छा मेरी अगर आप सबसे बात कहनी थी मुझे कि जब भी आप वीडियो देखने बैठो तो अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठो और एक फेयर कॉपी बना लो और साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि सारी चीज़ आपको बोर्ड में मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ जो रहेगा वो आपको असाइनमेंट में मिल जाया करेगा। असाइनमेंट मतलब PDF मिलती है आपको, आपने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में थी, सेकंड वीडियो की मैं अभी डाल दूंगा, थर्ड वीडियो में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जितना मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आप साथ साथ नोट करते जाए, और आपको एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा तो उनको हैंड टू हैंड आपको लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका व्यापक हल हो चुका है, सेकंड है आपका विशिष्ट हल। अब विशिष्ट है तो कुछ ना कुछ तो विशेष होगा इसमें, भाई तो जनरल व्यापक हल हो गया सबके लिए, जनरल सॉल्यूशन। एक विशिष्ट मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है उसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो। अब स्पेशल क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि व्यापक में रिलेट होकर आएगा विशिष्ट, और विशिष्ट से फिर आगे कौन बनेगा, विचित्र। तो समझना, व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच्छ मान देने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को, व्यापक हल कौन सा आपका, जनरल सॉल्यूशन।
और स्वेच्छ अचर कौन से हो गए आपके, आर्बिटरी कांस्टेंट जो बताए थे आपको मैंने अभी, आर्बिटरी कांस्टेंट। और विशिष्टल आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो हुआ क्या कि जो आपके पास व्यापक हल था ना पहले, उसी में यदि जो आपके स्वेच्छ अचर है मतलब जो कांस्टेंट हैं उनको यदि कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे अभी आया था ना dy/dx इक्वल टू cos x था, dy/dx इक्वल टू cos x, और इसका हल जो आया था ये तो अवकल समीकरण थी, और ये इसका हल था क्या आया था, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है, इसका व्यापक हल है। यदि किसी विशेष कंडीशन के आधार पर c का मान कुछ दे दिया जाए, जैसे साथ में कंडीशन लिख दे कि भैया x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाए 0 इक्वल टू साइन 0 प्लस सी, साइन 0 इक्वल 0, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 0, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यदि किसी कंडीशन से यदि जो आपके पास स्वेच्छ अचर है उनका कोई ना कोई मान दे दे, निश्चित वैल्यू दे दे, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा दे दे, तो कुछ संख्यात्मक मान दे दे, कहने का मतलब ये है, तो वही हल क्या बन जाता है, विशिष्टल। तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या बन जाएगा आपका, विशिष्टल बन जाएगा। यदि c की वैल्यू कुछ भी देते हो, 0 दे दी तो c हट जाएगा, 0 हो जाएगा, यदि 1 दे दोगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब आप याद करो थोड़ा सा ना, अपने इतिहास में जाओ, मतलब पुराने टाइम में जाओ। यदि आप देखोगे तो 12th क्लास में, आपने 12th में पढ़ी अवकल समीकरण, इससे पहले आपने कहीं पढ़ी नहीं है। आपको याद होता वो कुछ इस तरह क्वेश्चन मिलते थे, जैसे दे दिया dy/dx इक्वल टू cos x, और साइड में कंडीशन देता था कि y 0 इक्वल टू 0, यदि किसी को याद हो तो देता था ना भाई। एक तो क्वेश्चन इस तरह के, एक मात्र एक या दो क्वेश्चन थे बस। एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा दिया जाता था कि dy/dx इक्वल टू cos x, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता था y 0 इक्वल टू 0, साथ में कंडीशन लिखता था। तो यदि ये ना दिया जाए और केवल सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तब तो वो व्यापक हल पूछ रहा है, और यदि साथ में जो कंडीशन दी जाए, और आपको सबको पता होगा ये कंडीशन दी जाती थी ओनली जो अचर पद है ना उसका मान ज्ञात करने के लिए, जो सी होता था ना कांस्टेंट जो आता था सी ए बी सी, उनका मान ज्ञात करने के लिए दी जाती थी कंडीशन। तो यदि ऐसी कंडीशन मिले तो हल कैसा प्राप्त होने वाला है, विशिष्टल। अपने इस यूनिट में आप यही ध्यान रखोगे, यदि आपको सिंपल क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो आपको जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल ज्ञात हो रहा है आपका। यदि क्वेश्चन कहे चाहे मत कहे, हमें अपने आप पता लग जाएगा व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं। यदि उसने वो साथ में कंडीशन दे दी, कंडीशन क्यों देगा वो, क्योंकि उसे अचर पद का मान चाहिए, कांस्टेंट जो भी होगा ना सी ए बी सी के एल एम है, उनका मान उसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए वो कंडीशन देगा। और जब उस कंडीशन से अपन उनका मान ज्ञात कर लेंगे स्वेच्छ अचरों का, ये ना कि व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों के स्वेच्छ मान देने पर, मतलब अचरों को स्वेच्छ मान, अचरों को अपनी तरफ से अपन कोई मान दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है आपके, विशिष्टल बन जाता है। तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यदि ये वाला ऐसा है सिंपल अवकल समीकरण, जब तो व्यापक हल ज्ञात हो रहा है। और यदि आप किसी कंडीशन के साथ या किसी कंडीशन से आप अचर पद का मान ज्ञात कर लेते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, विशिष्टल हो जाता है। इतनी सी बात है बस, आगे बात समझ में। चलो, थर्ड है आपका विचित्र हल या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो पहला आपने व्यापक हल पढ़ा, दूसरा आपने विशिष्ट हल पढ़ा। विशिष्ट हल क्या होता था कि आप अचरों को कोई स्वेच्छ मान देते थे तो वो विशिष्ट हल बन जाता था। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी बन जाए कि यदि व्यापक हल में आप अचरों को कोई विशिष्ट मान तो दो लेकिन उस समीकरण को संतुष्ट ना करें या विशिष्ट मान आपको प्राप्त ना हो, तो कैसा हो जाता है, विचित्र हल। तो विचित्र का मतलब क्या होता है, अजीब सा। विचित्र शब्द यूज करते हैं ना, कहते हैं ना तो विचित्र प्राणी है, तो विचित्र आदमी है। विचित्र का मतलब है थोड़ा अजीब सा, जो कंफर्टेबल नहीं हो और नॉर्मल लाइफ में अपन को ना देखने को मिले। तो वही चीज है कि किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त ना हो। मतलब आप स्वेच्छ अचर जो ABCD आपको प्राप्त होंगे, अब देखो सुनो, आप dy/dx से y में जा रहे हो, dy/dx के रूप में था, आप वहां से y में जा रहे हो तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करोगे तो अचर पद भी आएगा, c a b जो भी आएगा। यदि एक बार करोगे तो एक अचर पद आएगा, दो बार करोगे तो दो अचर पद आएंगे, तीन बार करोगे तो तीन अचर पद आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो आपके पास हल है और उसमें हल में व्यापक हल में यदि आप स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान दो तो वो प्राप्त नहीं हो उसका हल, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विचित्र। ठीक है, अब इनके जो एग्जांपल्स है वो अपन धीरे डिस्कस करेंगे। अब अपन एक क्वेश्चन देखने छोटा सा जिसमें आपको हल दे रखा है और हल से आपसे अवकल समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अपन छोटा सा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो 2018 में आ चुका है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका हल y इक्वल टू ax² प्लस bx हो। मतलब अब आपको क्या दिया गया है, हल दिया गया है और पूछ क्या रहा है आपसे, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण किसके रूप में होती है, dy/dx d2y/dx के रूप में होती है। ठीक है, तो y दे रखा है, तो y से dy/dx या d2y/dx जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन या अवकलन। ऑब्वियस ही बात है, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां आपको डिफरेंशिएट ही करना है, अवकलन करना है। ठीक है, अब बात समझो।
कि सर कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, क्योंकि अवकल समीकरण तो ऐसी चीजें, इसमें 1 कोटि के, 2 कोटि के, 5 कोटि के, एक m कोटि वाला भी आया था अपने पास, तो कितनी बार अवकलन किया जा सकता है। देखो मैं आप छोटी सी बात है कि जो a और b हैं, जितने आपके पास अचर होंगे या जितने आपके पास कांस्टेंट होंगे ना, उतनी ही बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। यदि किसी में एक बार है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है, वो एक ही बार अवकलन करना है, 2 है तो 2 बार करना है, 3 है तो 3 बार करना है। तो जितने भी आपके पास कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आपको अवकलन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, उतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से और एक चीज और, अवकल समीकरण में अचर राशियां नहीं आनी चाहिए। मतलब अपना जो मेन टारगेट है वो है ए और बी को एलिमिनेट करना, मतलब ए और बी को यहाँ से हटाना है कैसे भी करके। अचर राशियां अवकल समीकरण में नहीं आती हैं, अचर राशियां केवल अवकल समीकरण का हल में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए आपको समाकलन करना पड़ता है, और समाकलन में आप जानते हो कांस्टेंट आता है। तो कितनी कांस्टेंट आ रहे हैं? 2। तो कितनी बार समाकलन हुआ होगा इसका? 2 बार। मतलब हमें अवकलन भी कितनी बार करना है? 2 बार करना है। तो चलिए आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष क्या करना है आपको? अवकलन। तो करना y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ax स्क्वायर का 2x। अब अवकलन तो आप जानते होगे। यदि किसी को अवकलन नहीं आते हो या छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ आजकल मैं अवकलन की यूट्यूब पे, लिंक भेज दूंगा, उसे वहां देख लेना। उसमें सारे अवकलन के सूत्र सिखाऊंगा कैसे होते हैं, क्या करते हैं अपन। ठीक है। अभी इसको देखो, bx का कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दे दिया आपने इसको 2। ठीक है। थर्ड है आपके पास, इसका आप दोबारा अवकलन कर दो, समीकरण 2 का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर आप लिखने वाले हो कितना? 2a, और प्लस b का तो 0 हो ही जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 3। हमें करना क्या है? ए और बी को एलिमिनेट करना है, मतलब ए को और बी को हटाना है। तो यहां से ए और बी को एलिमिनेट करने के 2 रास्ते हैं। एक तो जनरल मेथड है जो बेसिक होता है वो है, दूसरा एक सारणिक मेथड है। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं आपको सारणिक मेथड से कराऊंगा। ठीक है। तो करना क्या है, आप तो सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि लगाते जाओ। ए और बी तो हटाना है, तो एक बार तो ए का मान रख दो, एक बार बी का मान रख दो। अच्छा यहाँ पे 2a कितना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। यदि इस 2a की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं इक्वेशन नंबर 2 में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, रख सकते हैं ना। तो देखो समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर तो ये आएगा dy अपॉन dx, ये लो dy अपॉन dx इक्वल टू 2a की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी, और x है तो आपने लिख दिया x d2y अपॉन dx स्क्वायर। और मेरे भैया एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये x भले यहाँ बाद में, लेकिन इसको कभी भी यहाँ बाद में मत लिख देना। आपको ये x वगैरह सब आगे ही लिखना है, क्योंकि ये d अपॉन dx है और फिर से d अपॉन dx है 2 बार, तो ये ऑपरेट हो रहा है। यदि आपने आगे रखा तो ये x पर भी ऑपरेट हो जाएगा और उसका अवकलन कर देगा। या तो आप ब्रैकेट लगा के लिखो, और यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो हमेशा आगे लिखो। इस बात का अच्छा प्रूफ आपको 5th या 6th चैप्टर में मिलने वाला है कि क्या फर्क पड़ेगा आगे लिखने से और पीछे लिखने से। ठीक है ना। तो अभी तो यही है कि आप ध्यान रखें कि जब भी dy अपॉन dx कोई टर्म आवे, यदि अवकलन नहीं हो रहा है तो उस टर्म को आप आगे रखें, पीछे ना रखें, मतलब इधर ना रखें, इधर ही रखें हमेशा। अच्छा प्लस कितना? b। यदि मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं तो कितनी आने वाली है? b इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है, और माइनस कितना? x d2y अपॉन dx स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मैंने कितना दे दिया? 4 दे दिया। ठीक है। चलें आगे। अब कुछ नहीं, आपको ए और बी हटाना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में ए का और बी का मान उठा के यहाँ रख दो। ठीक है। तो अब एक लाइन लिखोगे छोटी सी, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर, तो रखिए भैया, तो y, ये लो भैया y, a कितना है? a, यहाँ से 2a की वैल्यू ये है ना, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, x स्क्वायर बाहर रहेगा, x स्क्वायर बाई 2, और a की वैल्यू कितनी? d2y अपॉन dx स्क्वायर 1/2 आएगा। ठीक है। प्लस प्लस x, b की वैल्यू कितनी है? ये उठा के लिख दो पूरी पूरी, कितनी? dy अपॉन dx माइनस कितना? x d2y अपॉन dx। चलते जाओ, तो ये आ गया y इक्वल टू, अच्छा 2 को इधर ले जाऊं, है ना, या फिर एक काम करो, इसको पहले सिंपल लिख लो एक बार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x dy अपॉन dx, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात, ये देखो ये 1/2 है,
मतलब एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर का आधा है ये, और ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी पूरा है, मतलब एक है। आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, भाई आधी किलो में से 1 किलो घटा दो तो क्या बचेगा, माइनस का आधा, तो माइनस का आधा आप लिख दोगे। तो y इक्वल टू माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये आने वाला है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2y इक्वल टू कितना, 0। ये आपके पास क्या आ गई, जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए थी ना अवकल समीकरण, वो आ गई आपके पास, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी है, ज़्यादा ही कुछ है ना, वैसे आपको समझ में आ रही होगी, तो मैनेज कर लेना ना, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण। तो मुद्दा यह था अपना समझने का कि आपको एक हल दिया गया था और आपको अवकल समीकरण उससे ज्ञात करनी थी। तो जितने आपके पास अचर दिए जाएंगे, 2 ही बातें काम की हैं बस। एक तो ये कि हल से यदि मुझे अवकल समीकरण ज्ञात करने तो अवकलन करना है, और दूसरी बात ये कि जितने अचर हैं उतनी ही बार अवकलन करना है। 2 अचर हैं तो आपको 2 ही बार अवकलन करना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इजीली, और आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आपका मन करे जितनी बार देखो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी पढ़ो, चाहे आप 1 बार पढ़ रहे हो, चाहे 2 बार पढ़ रहे हो, चाहे 10 बार पढ़ रहे हो, सिंसियर होकर पढ़ना है आपको। ये नहीं देखना कि सब जैसे कोई यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। मैं चाहता तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकता था, सारे काम वहाँ पॉसिबल थे और ज़्यादा ईजी थे बहुत। यूट्यूब पे पढ़ाना ज़्यादा आसान है बजाय इस ऐप के, क्योंकि ऐप में आपको पता है कितना मैनेज करना पड़ता है। ऐप में यदि आपको इतनी सी भी चीज़ दिख रही है, छोटी सी भी, तो वो भी एक तरह से दिमाग लगा के बनाई गई है। यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत आसान है, आपने वीडियो रिकॉर्ड की और डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल से, और ये लगा लो आप बहुत मेहनत करके काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करो और जितना हो सके इस ऐप को आगे बढ़ाओ। आने वाले टाइम का मतलब ये है कि 1 वीक या 2 वीक में अपन 3rd ईयर क्लास लेके आने वाले मैथमेटिक्स की, और जो सब्जेक्ट टीचर अपन लोगों को होते जाएंगे अरेंज, तो उस हिसाब से उनकी क्लास लगेंगी। 1st ईयर क्लास आने वाली है, 12th की लगेगी, और हो सकता है कि रीड पटवार वगैरह जो होती है उनकी भी क्लासेज आपको इस ऐप पर अवेलेबल हो जाए। और कुछ कोर्सेज तो ऐसे मिलेंगे जो आपको फ्री मिलने वाले, ठीक है। तो कोई आप सिंसियर होकर पढ़ें, और अब तो ये समझ लो आपको कोर्स शुरू हो गया, आपको पढ़ना ही है बस। ये मत सोचना सर डेमो चल रहा है 7 दिन का 10 दिन का, मैं डेमो 7 दिन या 10 दिन कर दूंगा, 15 दिन कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन डेमो को डेमो की तरह नहीं, डेमो को क्लास की तरह आप बिहेव करो, क्लास की तरह पढ़ो, ठीक है। आपको फैसिलिटी मिल रही है एनी टाइम पढ़ने की, आप कभी पढ़ सकते हो, दिन रात जब आपका मन करे, तो उस हिसाब से आप मैनेज करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन और इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आगे के जितने भी हैं एक्सरसाइज के 2 3 4 क्वेश्चन है, शायद 4 5 क्वेश्चन है, वो देखेंगे अपन। और ऐप के साथ रेगुलर बने रहें और रेगुलर क्लास लेते रहें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट करें अपने साथ साथ, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नेक्स्ट, जो आपसे कह रहा है कि उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष एक्स अक्ष हो। मतलब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, मतलब एक्स अक्ष होनी चाहिए। अब एक्स अक्ष होने का मतलब क्या होता है? आपने 4 तरह के पैराबोला देखा होंगे। एक तो आपने ऐसा देखा होगा, एक आपने ऐसा देखा होगा, एक आपने ऐसा देखा होगा, और एक आपने ऐसा देखा होगा। 4 तरह के पैराबोला आप लोगों ने देखे होंगे। ये आपकी एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। यदि इन चारों की जनरल इक्वेशन देखी जाए तो इसकी तो आप जानते हो y² = 4ax आती है, इसकी आती है x² = 4ay, इसकी आती है y² = -4ax, और इसकी आती है x² = -4ay। क्यों? ये माइनस की तरफ है, ये माइनस की तरफ है, ये प्लस की तरफ है और वो प्लस की तरफ है। अब हमारे काम का कौन सा है? जिनकी अक्ष कौन सी है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष देखो, अक्ष किसे कहते हैं? जिसके ऊपर या जिसके सापेक्ष सिमेट्री हो, जैसी बन रही है। तो इसकी अक्ष कौन सी है? ये पैराबोला की। तो ये वाला और ये वाला हमारे काम के, 2 हमारे काम के नहीं है, लेकिन मैं केवल ओनली इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अब है ये, अब इसका जो शीर्ष है वो कहाँ, वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पर।
है ना, 0 0 पर। एक क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स अक्ष हो। अब भाई जिनका एक्स अक्ष है वो ऐसी भी तो बन सकती है, देखिएगा ध्यान से, जिनका एक्स अक्ष है वो ऐसी भी तो बन सकती है। अच्छा, जिनका एक्स अक्ष है वो ऐसी भी तो बन सकती है कि सर फिर इनकी इक्वेशन क्या होगी, ये दोनों कितना घिस सकती है, इन सब का एक्स अक्ष है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो डिस्टेंस होते हैं ना उसको आप कुछ भी मान लो, जैसे सपोज अगर आपने बी मान लिया या आपने एच मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपने डिस्टेंस बी मान ली, तो जो टोटल डिस्टेंस थी यहाँ पे ए है, जो टोटल डिस्टेंस ए है, तो ये बी, इसको आपने पूरी को ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, तो ये पूरी यदि ए है तो ये कितनी है बी, तो ये क्या बनेगी ए माइनस बी। मतलब जो आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन आने वाली है जिनकी अक्ष एक्स अक्ष हो, वो लिखते हैं अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस बी या फिर एक्स माइनस एच के, कुछ भी मान सकते हो। मतलब दो वेरिएबल आने वाले, दो कांस्टेंट आने वाले हैं। ये किसके लिए, सबके लिए जिनकी अक्ष एक्स अक्ष हो। ये किसके लिए, एक्स अक्ष वाला तो है लेकिन वो कहाँ पर है, शीर्ष पर। आप क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही माने जाएंगे, कोई सा गलत नहीं माना जाएगा। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, देखिए। तो मैं लिखता हूं, तो परवलय का समीकरण सॉल्यूशन में देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is x एक्सिस, जिनका अक्ष कौन सा हो, x अक्ष हो। तो क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी देर पहले बताया था। चाहिए क्या, अवकल समीकरण। तो हल से, हल ही तो है ये, इससे अवकल समीकरण जानने के लिए क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो करते जाइए। तो x के सापेक्ष क्या लिखोगे भैया, अवकलन। तो क्या होने वाला है, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स, इधर 4a तो बाहर रह जाएगा, x का क्या आने वाला है 1 माइनस कितना 0, b का 0 हो जाएगा। तो 4a ही आ गया, मतलब y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 2a। अब दो कोफिशिएंट है, दो अचर है हमारे पास, है ना, दो कांस्टेंट टर्म्स है, तो मिनिमम 2 बार तो करना ही पड़ेगा, एक बार और कर दो। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन करेंगे आप। तो y कांस्टेंट dy अपॉन डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो चीज़ गुणा में होते हैं, इस तरह से होता है, प्लस क्या dy अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, y का क्या आने वाला है, फिर से dy अपॉन डी एक्स, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 2a का 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इजी है, नोट कर लीजिए।